नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब जो आप कह सकते हैं कि एक इंट्रो क्लास थी, उस क्लास में क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया था कि हमारा अप्रोच क्या होगा। और कुछ बातें हमने ये भी की थी कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इत्यादि बातें कल के सेशन में देख लिया था। कल के सेशन में हमने पहला अध्याय भी शुरू कर दिया था और पहला अध्याय जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एक काल्पनिक गांव पालमपुर है और उस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से जो उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हैं हम उसको समझ रहे हैं। तो उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को कुछ इस प्रकार से हमने समझ लिया था कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं। उत्पादन के कारकों को भी हमने समझ लिया था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं और ये कारक हमने यहाँ पर देख लिया था, अर्थात इस क्लास में कहाँ कहाँ पर वो आया था इसको हम लोगों ने बात कर लिया था, समझ लिया था। तो इसी में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और भौतिक पूंजी में हम लोगों ने 2 बातें की थी, एक अस्थाई पूंजी है और एक कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो एक समय के बाद, जैसे कच्चा माल हमने उसका उत्पादन किया या उसका प्रयोग किया, उसके बाद वो खत्म हो गया। साथ ही हमने जब अस्थाई पूंजी की बात की तो हैवी मशीनरी की बात हमने कर ली थी। जो भी हमने उत्पादन करने के लिए मशीन लगाया है या टेक्नोलॉजी लगाया है वो एक बार में तो ख़त्म होता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने आज इस्तेमाल किया और कल वो ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वो अस्थाई बना रहता है और इससे उत्पादन होता रहता है। तो जब हमने भूमि की बात की थी तो इसी में बात कर लिया था, इसके बदले हमें रेंट देना होता है। श्रम को हमें मजदूरी देनी होती है, अर्थात जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी सेवा देता है या सर्विस देता है। यहाँ पर भौतिक पूंजी में हम लोगों ने दोनों बातों को देख लिया था और यहाँ जो इन सभी का समन्वय करता है या सबको एक साथ ला करके उत्पादन करता है, अर्थात वो व्यक्ति जो जानता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, उसका मूल्य क्या होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। और उस व्यक्ति को हम कहते हैं, उसके ज्ञान को कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग करके और इन सभी कार्यों को कर रहा है, अर्थात वो उद्यमी है। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन सब कुछ लगा करके उत्पादन करता है और उत्पादन किसका होता है, तो वस्तु एवं सेवा का। ये बातें हम लोगों ने कल के सेशन में भी कुछ कुछ समझ लिया था। अब यहाँ पर पालमपुर में खेती की बात करें, बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मुख्य क्रिया हमने ये समझा था कि पालमपुर में कृषि है और कृषि से संबंधित अन्य जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये कहा जा रहा है कि जब खेती की जा रही है तो खेती किस पर की जाएगी, बिना भूमि के तो कृषि होगी नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूमि स्थिर है, अर्थात भूमि ऐसा थोड़ी है कि बदल जाएगा, आज बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति का बढ़ सकता है, सबका नहीं बढ़ सकता। सबका बढ़ने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये एक पूरा एरिया है यहाँ पर, ठीक है, इतनी ही भूमि है। अब ये भूमि इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, इसमें अब एक व्यक्ति हो सकता है कि ये 4 लोगों का खेत हो या जमीन हो। इस बात की संभावना बनती है कि ये एक व्यक्ति का अकेले का हो जाए, अगर ये खरीद ले तो ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि ये भूमि अगले साल या 2 सालों में, 4 सालों में या 5 सालों में ये इतना बढ़ कर के हो जाए, क्योंकि ये तो सीमित है और अर्थात भूमि सीमित है। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पर, जिसको मैंने कहा कि ये दायरा नहीं बढ़ेगा, तो जो अनुपजाऊ भूमि है या जंगल हैं उनको काट करके जो अनुपजाऊ भूमि है उसको हमने उपजाऊ भूमि में बदल दिया, तो इसका दायरा बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये भूमि बढ़ करके मतलब इसकी लंबाई बढ़ गई। भूमि तो है, अब जो अनुपजाऊ भूमि है आपने उसको उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया, ये बात ठीक है, लेकिन भूमि बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब यह है कि भूमि स्थिर है, और जब भूमि स्थिर है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को, अर्थात उसे भोजन मिलता रहे, सबको भोजन मिलता रहे, और यह तो मूलभूत अधिकार है।
और इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भी भारत सरकार ने पारित किया है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भूमि स्थिर है, और जब भूमि स्थिर है तो यहाँ पर क्या करना होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ स्थिर भूमि पर अधिक उत्पादन करने का तरीका हमें ढूंढना होगा। तरीका क्या हो सकता है कि हमारे पास अगर इतना छोटा भूमि का टुकड़ा है और हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, मान लेते हैं परिवार में 20 सदस्य हैं, और अगर 20 सदस्य हैं तो इनकी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो बढ़ा नहीं बढ़ा तो हमें इसी भूमि पर उत्पादन बढ़ाना होगा। अब उसके लिए हमें मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो मेथड क्या है, अब यहां पर समझ लेते हैं। हमारे पास तरीका ये है कि हम जो आधुनिक कृषि प्रणालियां हैं या विधियां हैं उनका हम प्रयोग करें। सवाल ये भी आता है कि आधुनिक कृषि प्रणाली या विधि क्या होती है, तो अभी उसको समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इस बात को यहीं पर अभी रोकते हैं। अब ये देख लेते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो जब मैंने इसकी बात की कि आधुनिक, यहां पर हम क्या करेंगे, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग या अपनाया जाना। अब ये क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। तो जब हम आधुनिक कृषि विधियों की बात कर रहे हैं तो यहां पर एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसकी बात होगी यहां पर। अर्थात सबसे पहले हमने ये किया, एग्रीकल्चर मशीनरी की बात कर ली हमने, मशीनरी का प्रयोग किया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसको हिंदी में अगर आप वो देखना चाहें तो इसको ऐसे कह लीजिए, जो कृषि यंत्र का प्रयोग हमने किया। इसके साथ साथ हमें उत्पादन भी बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, उर्वरक, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और आप क्या करेंगे, यहां पर कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक, ताकि जो कीट पतंगे हैं जो आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं आप, सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था। और जब आप सिंचाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक तो पंप सेट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, नहर, और तीसरा यहीं पर नलकूप का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आपने ये देख लिया कि इसके माध्यम से आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कृषि का प्रयोग किया, उर्वरक का प्रयोग किया, आपने कृषि यंत्र का प्रयोग किया, उर्वरक का प्रयोग किया, कीटनाशक का प्रयोग किया, सिंचाई का प्रयोग किया, ठीक बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसी में आ जाती है जिसको कहते हैं HYV, जिसे हाई यील्ड वैरायटी, अर्थात उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग। आपको इसको मैंने संक्षेप में लिख दिया है, आप इसे हाई यील्ड वैरायटी या उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग। अब ये जो होगा उसके लिए हमें चाहिए कृषि यंत्र के साथ साथ हमें क्या चाहिए कि इसको हम पर्याप्त उर्वरक दें। उर्वरक क्या करता है, यह पानी में घुल करके जो आधुनिक उर्वरक हैं और जो पौधों की आवश्यकता होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करता है, न्यूट्रिशंस को पूरा करता है। तो इससे ये जो फसल होती है इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो कीटनाशक हैं ये क्या करते हैं कि जितने भी खरपतवार हैं उनको खत्म कर देते हैं,
बाकी जो कीट पतंगे लगते हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई से जो इसकी आवश्यकता है समय समय पर पानी की, उसको हमने पूरा कर लिया। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि ये जो अत्याधुनिक या आधुनिक कृषि विधियां हैं इनका प्रयोग कर लिया, और इसी को जब आगे चल करके आप बात करते हैं तो इसी के सम्मिलित रूप को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब ये जब होगा तो एक बात बताइए, इसका हम बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं, इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। ये पानी में घुल जा रहा है, मिट्टी के साथ मिल जा रहा है, और मिलने के बाद ये क्या करता है, इसकी पोषकता को बढ़ाता है। ठीक बात है, लेकिन जो मिट्टी है उसकी धारण क्षमता भी तो होती है, लंबे समय तक इसको भी वो रोक करके नहीं रखती। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो उर्वरक है ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी के साथ निक्षालित होकर के आप ये कह सकते हैं रिस करके जो ग्राउंड वाटर है धीरे धीरे वहां जाएगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं ये हमारा सरफेस है, सरफेस के साथ साथ ये मान लेते हैं ये छोटे छोटे हमने पौधे लगाए हैं। ठीक है, ये हमने पौधे लगाए हैं। अब इसमें हमने उर्वरक डाला, उर्वरक डालने के बाद यहां पर ये जो यूज होना था वो हुआ, फिर धीरे धीरे ये रिस रिस करके कहां आएगा, ये ग्राउंड वाटर में आएगा। अब ग्राउंड वाटर में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित हुआ। अब आपने उस ग्राउंड वाटर को पिया, नुकसान तो होगा। और यही स्थिति और इसका परिणाम हम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और जो पंजाब का क्षेत्र है जहां पर लैंड का दायरा अधिक है वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंचाई का प्रयोग ज़्यादा किया गया या सिंचाई ज़्यादा किया गया, उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा किया गया ताकि हम उत्पादन को बढ़ा सकें, और इसलिए वहां पर खास करके पंजाब वाले क्षेत्र में कैंसर के मामले देखे जाते हैं, क्योंकि ये उर्वरक नीचे जाते हैं और इसका प्रभाव न केवल पानी में बल्कि फसलों पर भी दिखाई देता है। और जो फसल होंगे अर्थात जो खाद्यान्न होगा वो खाद्यान्न के माध्यम से, खाद्य चक्र के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और फिर वो कैंसर का कारण बनता है। बहरहाल हमने ये देख लिया कि ये जो भूमि है इसकी उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे आपके पास थोड़े समय के लिए सोचिए, एक बहुत अच्छी शर्ट है, आपको बहुत पसंद है, उस शर्ट को आपने लगातार पहना क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। फिर पता चला कि एक समय के बाद जो उस शर्ट की आयु थी, मतलब 2 साल आप पहन सकते थे, 4 साल आप पहन सकते थे, जो भी मान लेते हैं, पता चला कि वो शर्ट 1 साल के अंदर ही फट गई। तो इससे ये संदेश जाता है कि शर्ट का हमने अत्यधिक दोहन किया। पसंद तो था, ठीक बात है, पहन तो रहे थे और बहुत ज़्यादा पहन रहे थे। आप बदल करके पहन सकते थे, दूसरा शर्ट भी पहन सकते थे जो आपको कम पसंद है। तो इससे क्या होता, दोनों शर्ट की उम्र बढ़ जाती और वैरायटी भी रहती। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर केवल धान और गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया और उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से भूमि की उर्वरता खत्म धीरे धीरे हो रही है और यहाँ पर प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये बात बताइए, यहाँ पर ये सारी चीजें तो आपने समझ लिया और यहीं पर लिखा है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। जब ये काम हम कर रहे हैं तो भूमि कहाँ धारण कर पा रही है, समस्या तो हो ही रही है, इसी को तो हम कह रहे हैं। अच्छा, अगली बात, किसानों में भूमि का वितरण। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं क्षेत्रों में क्यों अपनाया गया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में ही हरित क्रांति को अपनाया गया। उसका कारण यह था कि देश के अलग अलग अन्य हिस्सों में
भूमि का जो लोगों के पास दायरा है या उसका आकार है वो अपेक्षाकृत कम है। कहाँ के? तो यहां पर बात की जा रही है पंजाब, पंजाब की बात की जा रही है, हरियाणा की बात की जा रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, पश्चिमी यूपी की बात की जा रही है। यहां पर लोगों के पास भूमि ज्यादा है, इसलिए ये सोचा सरकार ने कि यहीं पर हम करते हैं ताकि यहां पर आसानी से यांत्रिक कृषि हो सकती है, कृषि यंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बताता है कि जो भूमि का वितरण है वह देश में समान नहीं है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि जो पालमपुर गांव में है वहां पर 480 के करीब ऐसे समथिंग परिवार हैं, और उन परिवारों में जो जो छोटा दायरा है, छोटा दायरा का मतलब संख्या की बात की जा रही है, मतलब उच्च जो वर्ग के लोग हैं उनके पास भूमि ज्यादा है। जो दलित हैं, निम्न जातियां हैं, उनके पास भूमि कम है, अर्थात भूमि का सही विभाजन नहीं हो पाया है, बंटवारा नहीं हो पाया है। तो यहीं पर बात आ जाएगी कि संसाधनों का वितरण समान नहीं है। और समान नहीं है तो एक बात बताइए, अगला चैप्टर आएगा, इसके बाद आएगा, मतलब एक चैप्टर के बाद निर्धनता आएगा, तो वहीं से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये जब नहीं होगा तो लोगों की आय भी प्रभावित होगी, आय प्रभावित होने के साथ साथ उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो प्रभावित होंगी, और फिर अंततः यह गरीबी को जन्म देगा या गरीबी का कारण बनेगा। ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर कहा जा रहा है किसानों में भूमि का वितरण सही नहीं है। अब सही नहीं है तो ये बात होती है कि ठीक बात है, हमारे पास भूमि है और भूमि का थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वितरण भी ठीक ठाक है, सही नहीं है लेकिन संतोषजनक है। अब संतोषजनक है तो यहां पर हमें क्या करना है? पैदावार बढ़ाना है। पैदावार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमने ये कह लिया कि ये पैदावार बढ़ाने के लिए हमें निम्न कार्यों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और आधुनिक कृषि विधियों में सबसे पहले हाई यील्ड वैरायटी जो है उसका प्रयोग करना है। और ये कहाँ मिलेगा? बाजार में, अर्थात खरीदने के लिए पैसा चाहिए। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर खरीदना है, कल्टीवेटर खरीदना है, या जो भी रोटावेटर होता है, जो भी जुताई से संबंधित, मड़ाई से संबंधित आप अपने आसपास देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कंबाइंड होता है जिससे गेहूं और धान काटा जाता है। तो यहाँ पर कृषि यंत्र जो है इनको खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, और कृषि यंत्र को जब खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि हमें कहीं से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारे पास पैसा कहां से आए। एक तो पैसे की बात होगी, और दूसरी बात ये करने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, किसानों में भूमि के वितरण के बाद हमने बात किया कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, कैसे होगा। तो हमने ये बात किया था उत्पादन के 4 कारकों के बारे में, और उसमें एक बात हमने किया था कि श्रम, और श्रम के लिए हमें मजदूरी देना पड़ेगा। तो अब ये भी बात होगी कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए भी, खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए भी हमारे पास पैसा चाहिए। तो ये बातें हमने यहाँ पर समझ लिया, और ये भी हमने समझ लिया ये भी हमारी आवश्यकता है, इसी में शामिल है। तो इन सब के लिए हमें निवेश करना होगा, और हमें क्या चाहिए? श्रम चाहिए। तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो 2 तरह के किसान हैं। यहां पर किसानों की बात की जा रही है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसान। किसान जो हैं ये 2 प्रकार के हैं। यहां थोड़े समय के लिए भी समझ सकते हैं, अभी बड़े और छोटे की बात कर रहे हैं, बाकी आप मिडिल अर्थात मध्यवर्ती भी बात करेंगे। एक सबसे, चलिए उसी को देख लेते हैं। एक बड़ा किसान है, मध्यम वर्ग का किसान है, और छोटा किसान है। ठीक है,
जो बड़ा किसान है इसके पास भूमि का दायरा ज्यादा है, इसके पास भूमि ज्यादा है, भूमि ज्यादा है तो ये क्या कर पाता है, यहां पर इसके पास उत्पादन अधिशेष है, उत्पादन अधिशेष है। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास ज्यादा उत्पादन होता है, उसकी भूमि से होता है, तो वो अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अर्थात जितनी उसकी जरूरत है खाने के लिए वो रख लेता है हिस्सा, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो बाजार में बेच देता है। बेचने के बाद उसे पैसा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है उसी से वो निवेश कर लेता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है जो यहां पर हमें चाहिए। ठीक बात है। लेकिन मध्यम वर्ग की भी बात कर लें तो इसके पास अपेक्षाकृत इसके कम है भूमि का दायरा, लेकिन यह भी ऐसा कर पाता है, मतलब अपनी जरूरत के लिए जो खाद्यान्न चाहिए उसको रख करके बाकी बेच देता है और इसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। इनको चूंकि इनका आकार बड़ा है भूमि का और ये भी इनके पास भूमि का दायरा ठीक ठाक है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें बैंक से भी ऋण मिल जाता है, क्योंकि इनके पास वह इंस्ट्रूमेंट मौजूद है या साधन मौजूद है जिसके माध्यम से, या जब बैंक में आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको कुछ बातें वहां पर जमानत के तौर पर रखनी होती है, तो अपने खेत का कागज ये जमानत के तौर पर रख करके वहां से कृषि के लिए या अन्य अपनी जरूरतों के लिए ऋण ले सकते हैं। इसमें से अधिकांश व्यक्ति वो होंगे जो अपनी खेत पर स्वतः ही काम कर लेते हैं। अब इनके पास क्या है, बड़ा आकार है, बड़ा आकार है, इनके पास अधिशेष उत्पादन होता है, तो ये मजदूरों को लगा करके उत्पादन कर लेते हैं, तो यहां पर श्रम की व्यवस्था हो गई। किसने किया, अर्थात उस बड़े किसान ने श्रम की व्यवस्था कर ली, मजदूरों को बुला लिया। लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा कि जो मध्यम वर्ग का किसान है जिसके पास लैंड का दायरा अपेक्षाकृत कम है बड़े किसानों से, तो यह क्या करेगा, कुछ कार्य खुद से कर लेगा और कुछ कार्यों के लिए आउटसोर्स कर लेगा। किसका, श्रम का। आउटसोर्स का मतलब आउटसोर्स, आउटसोर्स इसी से समझ में आ रहा है कि हमने किसी अलग सोर्स से काम लेना शुरू कर दिया, अर्थात आउटसोर्स कर लिया। तो यहां पर ये खुद भी काम कर रहा है और काम करवा भी रहा है। ठीक है। जो सबसे छोटा किसान है इसके पास लैंड का दायरा कम है। अब लैंड का दायरा कम है तो ये क्या कर रहा है, इसके पास इनकम भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये खुद ही अपने लिए अपने खेत पर काम कर रहा है, अर्थात इसने श्रम की व्यवस्था खुद किया है या स्वतः किया है। ठीक बात है। अब यहां पर देख लेते हैं, खेती के लिए आवश्यक पूंजी की बात यहां पर हो रही है। आवश्यक पूंजी हमने समझ लिया, आवश्यक पूंजी इन सब में निवेश करने के लिए तो कहां से होगा, तो इसके दो तरीके हैं। तरीके कौन कौन से हैं, एक होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक होता है और एक औपचारिक होता है। देखिए, जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने गांव के आसपास या अपने घर के आसपास के किसी महाजन या साहूकार से ऋण लेकर के, उधार नहीं ऋण लेकर के निवेश करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि यह अनौपचारिक क्षेत्र से लिया गया ऋण है। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन आएगा, अनौपचारिक क्षेत्र में जब आप इसकी बात करेंगे तो यहीं पर आएगा साहूकार, साहूकार आएगा, यहीं पर महाजन आएगा, यहीं पर आप कहेंगे कि चौधरी, चौधरी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो सर्राफ है, सर्राफ, सर्राफ आएगा। जिसके पास पैसा है वो आपको ऋण दे सकता है। अब सोचिए कि ये लोग जो ऋण दिए हैं इस पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऋण और उधार में कल मैंने अंतर बता दिया था, और अंतर बता दिया था तो ये जब ऋण देंगे तो इस पर ब्याज भी लेंगे, और जो ब्याज लेंगे वो कैसा होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए कि स्टैंडर्ड होगा कि आपको इतना ही ब्याज देना है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है,
और हो सकता है कि इस ये जो व्यक्ति दिया है यह भी दिखाने की कोशिश करे कि मैं तुम्हें ऋण दिया हूं, मैंने तुम पर दया किया है और इसलिए तुम्हें मेरे घर या मेरे खेत में कुछ समय के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बेगार भी होगा, बेगार भी होगा, और इस बेगार का मतलब यही है कि शोषण होगा। ब्याज भी ले रहा है, मूलधन भी ले रहा है और उसके साथ साथ बेगार भी ले रहा है। तो फायदा किसका है? इसका है। और नुकसान किसका है? जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने यहां से अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लिया है, कई बार ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके और किसानों की जमीन भी हड़प ली जाती है, गरीब किसानों की जमीन भी हड़प ली जाती है। तो यहां पर एक ही ये समस्या। दूसरी बात, औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो जब हम इसमें देखेंगे तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि औपचारिक यानी कि बैंक, आपने बैंक से ऋण लिया है और बैंक से ऋण लेने के लिए जरूरी है कि जमानत पर रखने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। तो अगर छोटा किसान है या कृषक मजदूर है तो उसके पास तो व्यवस्था होगी नहीं। कृषक मजदूर के पास तो बिल्कुल नहीं है। जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी का काम करता है उसे कृषक मजदूर कहते हैं। छोटा किसान जिसके पास छोटा लैंड का दायरा है। तो यहां पर अब सोचिए कि सभी को ये ऋण मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहां पर अब जो लोग होंगे वो इन पर निर्भर होंगे, इनकी दया पर निर्भर होंगे और इनके शोषण का भी शिकार होंगे। यहां पर खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था हो गई थोड़े समय के लिए, मान लीजिए। अधिशेष उत्पादन की बिक्री, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो बड़ा किसान है या मध्यम किसान है वो क्या करेगा कि उसके पास जो अधिशेष उत्पादन होगा उस उत्पादन को बाजार में बेचेगा और बेच करके अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करेगा, कृषि में निवेश करेगा और इसके अलावा कृषि के साथ साथ वह गैर कृषि कार्यों में भी निवेश कर सकता है। क्या करेगा? गैर कृषि कार्यों में निवेश। क्लियर है? गैर कृषि कार्य क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, जो कृषि से इतर कार्य होगा गैर कृषि कार्य होगा। जैसे आपने दुकान खोल लिया, ये गैर कृषि कार्य है। आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, गैर कृषि कार्य है। तो यहां पर जो अधिशेष उत्पादन है बड़े किसानों को इसका भी लाभ मिलता रहता है। तो इससे संबंधित बातों को हमने देख लिया। पालमपुर में खेती और खेती से संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को हमने समझ लिया। अब बात आती है कि भूमि स्थिर है। अब भूमि स्थिर है, इसको एक बार समझ लेते हैं। भैया कैसे स्थिर है? उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है? पालमपुर गांव में खेती है, कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पालमपुर गांव है, भारत में भी, पूरे भारत की भी बात कर लिया जाए, और जब आप उससे कल्पना करके देखेंगे तो लगभग 75% लोगों की आजीविका का स्रोत कृषि है। अर्थात अपनी आजीविका, लाइवलीहुड के लिए यह किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। अब थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। 1960 की बात करें तो कृषि भूमि का विस्तार इसके बाद से नहीं हुआ है। कृषि भूमि का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? अब ये अलग प्रश्न है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल इसका विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन दबाव किस पर? कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा है। दबाव क्यों बढ़ा है? तो जनसंख्या बढ़ी है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके लिए जो खाद्यान्न की मांग होगी, मांग ये भी बढ़ेगी, और इसलिए पुनः हम क्या करेंगे? हम कृषि में
ठीक है, आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। और जब आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इसे अगर संक्षेप में मैं कह दूं कि यह क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन ये अपनाया गया था, तो और ग्रीन रिवोल्यूशन भी इसीलिए अपनाया गया था कि भैया कि ये जो दायरा, इसका एक ये भी कारण माना जा सकता है कि जो 1960 के बाद देखा गया कि कृषि भूमि का दायरा नहीं बढ़ रहा है और हमें अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और इसलिए इस पर दबाव भी बढ़ गया है। तो दबाव बढ़ रहा है तो हमें इसको पूरा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, और इसी से जो भूमि की धारणीय क्षमता है वो कम होती चली गई है। ये आपने बात कर लिया, भूमि स्थिर है, और ये हमने देख लिया कि उसके बाद बढ़ा नहीं है। इसी से संबंधित कुछ और बातें, अधिक पैदावार करने का तरीका क्या है। स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पैदावार तो करना होगा। तो यहाँ कौन कौन सी फसलें हैं, तो खरीफ की फसल है, जून जुलाई रबी अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। आगे इसको विस्तार से हम समझेंगे। बहरहाल हमें क्या करना होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया, सिंचाई व्यवस्था को हमें मजबूत करना होगा और बहुकृषि बहुविध फसलों का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा ये खेत का टुकड़ा है, इस खेत के टुकड़े पर हमने एक साथ गेहूं, ठीक है, क्या कर लिया, गेहूं और सरसों दोनों को हमने बो दिया। और बो दिया तो गेहूं से पहले सरसों हो जाता है, एक ही खेत में दोनों हो गया, और हमने पहले सरसों को निकाल लिया। निकालने के बाद जब गेहूं पका तो गेहूं को हमने निकाल लिया। तो हमने बहु कृषि, अब यहां पर दो बातें हैं, बहुविध अर्थात यहां इसका हमने प्रयोग कर लिया, और जो बहु कृषि है, हम एक वर्ष में 2 या 3 ऐसे हमने फसलें उगा लिया। ठीक है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत पहले हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने में हो जाती हैं, 4 महीने में हो जाती हैं। और अगर मान लेते हैं 4 माह में एक फसल होती है, तो 4 × 3 = 12। एक वर्ष में आपने 3 फसलें यहां पर उत्पादित कर लिया। तो भारत में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तो ये तरीका है। 1960 का दशक जो है, ये हमने बात कर लिया कि उसी समय हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया, और इसमें क्या किया गया, अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया, और इसको कहते हैं वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी, अर्थात उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ अब यहां पर बात होगी अधिक उपज वाले बीजों का। देखिए वही सारी चीजें, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, और कृषि यंत्र का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ट्रैक्टर कह सकते हैं, डीजल इत्यादि इत्यादि। यहाँ हमने देखा कि नहर है, पंप सेट है, यहाँ पर बिजली के लिए डैम बनाया गया, बांध बनाया गया, इत्यादि इत्यादि माध्यम से हमने उत्पादन को उस छोटी सी भूमि के टुकड़े पर ही बढ़ा लिया, और इसके माध्यम से हमने अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले। और दुष्परिणामों की बात की जाए तो क्या यह भूमि धारण कर पाएगी, तो भूमि धारण कर पाएगी, इससे संबंधित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है, और वैज्ञानिक रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई हैं। उसमें अध्ययन करके बताया गया है कि हमारी स्थिति क्या है। तो यहीं पर कहा गया है कि जो संसाधनों का अधिकतम हमने उपयोग किया है, इससे भूमि की उर्वरता कम हुई है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, साथ ही साथ उर्वरता में कमी आई है। किसकी? भूमि की उर्वरता में कमी आई है। भूजल का स्तर
यहाँ पर कम हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हमने क्या किया है कि अधिक मात्रा में सिंचाई किया है, डैम के माध्यम से भी किया है, लेकिन हमने ग्राउंड वाटर का प्रयोग ज़्यादा किया है जहाँ पर नहरों का जाल नहीं है या वहाँ कोई नदी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ से पानी हम ले सकते हैं, सिंचाई समय समय पर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे गया है। अब नीचे गया है तो इसके लिए ये हमारे लिए समस्या है। अच्छा, दूसरी बात, पर्यावरणीय समस्या, इन सभी कारणों को मिलाकर के हम यह कह रहे हैं कि संक्षेप में कि पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ी हैं। और पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता या मृदा की उर्वरता कम हुई है और भूजल स्तर में भी कमी आई है। और ये जो स्थिति है, अर्थात जो मृदा है उसका निर्माण काफ़ी समय के बाद होता है, 100 साल लग जाते हैं कभी कभी, या उससे कम भी लग सकता है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि इतना समय लगता है मृदा बनने में। ठीक है, वेदर्ड रॉक कॉल्ड सॉइल। अब यहाँ पर जो अपक्षयित मृदा है उसे हम, अपक्षयित चट्टान है उसे मृदा कहते हैं। ये सब बातें आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पढ़ाया भी गया होगा। तो जो मृदा है या मृदा निर्माण की बात करें तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबे समय के बाद जो उत्पादक मृदा है उसका निर्माण होता है। स्वाभाविक सी बात है। और ये जो भूजल है, क्योंकि ये हमारा जो सरफेस एरिया है अर्थात सतह है, इसमें से पानी भूजल स्तर में जाने में काफ़ी समय लगता है। ये रिस करके जाता है, और ऐसा थोड़ी है कि पाइप लगाया है, पाइप से डायरेक्ट नीचे पानी पहुंच गया, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का निर्माण बहुत लंबे समय में होता है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन या जो हरित क्रांति हमने देखा या जो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया, उससे यह पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसी से संबंधित कुछ और बातें कर लें। जो खेत का दायरा आपने देखा, पालमपुर गांव में कृषि भूमि का जो वितरण है, जो ये बड़े आकार के हैं, यहाँ पर यांत्रिक कृषि आसानी से की जा सकती है। इनके पास उत्पादन अधिशेष भी होगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। बाकी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हैं, आप इनको मध्यम वर्ग में शामिल कर सकते हैं इनको, और मध्यम वर्ग के अलावा ये भी शामिल कर सकते हैं इनको। और साथ ही साथ जब छोटे किसानों की बात आएगी, सबसे छोटे किसान, तो आप इनको शामिल करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह क्या है, यह भूमि का असमान वितरण को बताता है। क्लियर है? चलिए, यहां पर देख लें, ये तो बात हो गई। अब श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम के उत्पादन के कारक हैं। 4 कारकों की हमने बात की थी। 4 कारकों में से श्रम उत्पादन का एक कारक है। उनमें से श्रम की व्यवस्था स्वयं कौन करेगा? तो जो किसान है, छोटा किसान है, अपने खेत में खुद काम करेगा, दैनिक मजदूरी करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, श्रम की मांग यहाँ पर जो बढ़ रही है, तो इसकी वजह से श्रमिक पलायन कर रहे हैं। कहाँ पर? तो शहरों में काम की तलाश के लिए पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वजह से चूंकि मांग ज्यादा है, मांग किसकी? श्रम की मांग ज्यादा है। आप ऐसे कह सकते हैं, श्रम को हटा करके आप कह सकते हैं कि रोजगार की मांग ज्यादा है। इसकी वजह से जो दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी यह कम हो जाएगी। इकॉनमी का सीधा सीधा सा फंडा है, और उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की मांग अधिक होगी, मांग अधिक होगी, तो उसकी और आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत अधिक होगी। और यहां पर दूसरे संदर्भ में आपूर्ति अधिक होगी और उसकी मांग कम होगी, तो यहां पर कीमत कम हो जाएगी। आप अपने आसपास सोचिए,
आपने अपने आसपास देखा कि बहुत ज़्यादा आलू का उत्पादन हो गया आपके लोकल मार्केट में, अब आलू की कीमत कम हो गई, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, स्वाभाविक सी बात है आपूर्ति बढ़ गई या सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई, खरीदने वाले कम हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। अब दूसरी स्थिति सोचिए, एक ऐसा मौसम आता है कि धीरे धीरे जिसके पास भी घर में आलू होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और बाजार से भी आलू कम होना शुरू हो जाता है। आलू तो सबको चाहिए क्योंकि सब्जियों में वो राजा है। फिर ऐसी स्थिति में सबको आलू खाना है, सभी सब्जियों में डालना है, आलू की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वही स्थिति है कि जब श्रम की मांग बढ़ रही है और जो खेत है वहाँ पर काम नहीं है तो जो श्रमिक हैं वो पलायन कर रहे हैं और पलायन कर रहे हैं तो अर्थात रोजगार की मांग बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो उन्हें दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए, मान लीजिए 250 रुपये हमने थोड़े समय के लिए मान लिया, अब 250 रुपये यह न्यूनतम मजदूरी दर है, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ पर 160 रुपये में भी काम करना पड़ सकता है और काम करना पड़ेगा। अब इनकी देख लेते हैं। ये दो लोग हैं, खेत में काम करते हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और बहुत कम दिनों के लिए वो रखते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसको हमें काम करते हैं, अपनी जो एनसीईआरटी है वो भी मैंने लगा रखा है ताकि आप लोगों को उससे संबंधित बातों को दिखा सकूं और हम लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें, कार्टून के माध्यम से भी समझते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो उससे संबंधित बातें हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो हमने बात किया था खेत का दायरा, उससे संबंधित बातें वो हमने देख लिया। अब यहीं पर ये जो कृषि है, कृषि का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। अब कृषि में यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मझोले और बड़े किसान, 2 हेक्टेयर से अगर अधिक इनके पास जमीन है तो हम उसे कह रहे हैं कि यह क्या है, बड़े और मझोले कृषक हैं। ठीक है, साथ ही सीमांत एवं छोटे कृषकों की बात होगी तो 2 हेक्टेयर से अगर कम कृषि भूमि किसी के पास है तो उसे कहा जाएगा यह क्या है, यह छोटे और सीमांत कृषक हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। साथ ही साथ अब यहाँ पर उससे संबंधित बातें जो हमने यहाँ पर देखा था, देखिए ये क्या कह रहे हैं, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम समय के लिए, बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। ये महिला कह रही है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा क्योंकि अब यांत्रिक कृषि होने लगी। उसने तकनीकी ले लिया और तकनीकी लेने का मतलब यह है कि यहाँ पर इनकी आवश्यकता को वो सीमित कर देगा, अर्थात इनको रिप्लेस कर दिया। तो ये कह रही हैं कि हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में केवल 5 माह ही काम किया था, अर्थात रोजगार पर दबाव है और यहाँ जो लगातार यांत्रिक कृषि हो रही है या कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है उससे जॉब कम हो रहा है, आप कह सकते हैं रोजगार कम हो रहा है। इनका कहना है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर है, कटाई के लिए हार्वेस्टर है तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं, जिससे वहाँ जो खरपतवार है निकालने के लिए मजदूरों को लगाना पड़ता था, अब वहाँ मजदूरों को लगाना नहीं पड़ता है, अर्थात अब उनके पास जो रोजगार की डिमांड थी वो कम हो गई है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं ये, और इनका कहना है, दोनों की आपस में वार्ता चल रही है, मुझे स्थानीय साहूकार से 2000 रुपये, देखिए स्थानीय साहूकार से, जो मैंने कहा अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण, साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे, जब खेती में काम नहीं था मैं इसे कैसे चुका पाता या चुका कर के कर पाऊंगा, इत्यादि बातें। तो
मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से काम कमाता हूं या काम करता हूं, वो मिलता है। कहने का मतलब यह है कि 2 वक्त का भोजन भी मुझे बहुत कठिनाई से मिल पाता है। फिर ये क्या कह रही हैं, इस वर्ष मुझे रायगंज जो पालमपुर गांव है इसके बगल में है, कुछ ही दूरी पर स्थित है, रायगढ़ के ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ये कौन है, कृषक मजदूर हैं, काम नहीं मिल रहा है कृषि क्षेत्र में, इसलिए इन्हें अन्यत्र भटकना पड़ेगा, ईंट भट्टे पर काम करना पड़ेगा। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहा है, अर्थात ये पहले भी ऋण ले चुकी हैं, फिर जब उसके पास गई हैं तो उनको ऋण नहीं दिया गया। किसके द्वारा, तो जो साहूकार है, साहूकार इन्हें ऋण देने से मना कर दिया। अब यहीं पर देखिए जो दोनों की बातें हैं, रामकली ये गांव में निर्धन नागरिक में से एक हैं, डाला और रामकली के बीच जो वार्तालाप हुई है उसको आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि खेतों में सबिता की कहानी क्या कहती है। सबिता की कहानी से भी कुछ बातें समझ में आएंगी। सबिता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के लिए अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही, ठीक है, यहाँ पर उसे 3,000 रुपये चाहिए, कार्यशील पूंजी के रूप में 3,000 रुपये चाहिए, जिसका प्रयोग किया, खर्च किया, खत्म। यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सबिता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देता है। सोचिए 24% जो उसने ब्याज लिया है उसकी बात की जा रही है, जो ब्याज की एक ऊंची दर है। सबिता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेत में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, एक तो वह ऋण ली है और उस ऋण पर उसे ब्याज भी देना पड़ रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेगारी भी करनी पड़ रही है, अर्थात बेगार भी करना पड़ रहा है। और जो न्यूनतम आप कह सकते हैं, एक तरह से न्यूनतम जो मजदूरी दर है उससे कम पर काम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं उसको बेगार कह रहा हूं। तो यहां पर एहसान भी जता रहा है, 100 रुपये प्रतिदिन पर उसे काम भी ले रहा है, ब्याज भी ले रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सबिता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तेजपाल के खेत में श्रमिक की तरह काम भी करना पड़ेगा, अर्थात दोनों जगह काम संभालना है, अपने खेत पर और उसके खेत पर भी, ठीक है। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, 3 बच्चों की मां के रूप में घर पर काम की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। सबिता इस कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है, बैंक उन्हें ऋण नहीं देते, अर्थात औपचारिक क्षेत्र से उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। कारण यही है कि वह जो जमानत के तौर पर रखना चाहती हैं या रखने के लिए जो बैंक शर्तें रखता है या मांगता है, वो इनके पास नहीं होता, ठीक है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर बात कर लें, ये बातें तो समझ में आ गई, कुछ और बातें यहां पर इसी से संबंधित, और ये क्या है, तो यहां पर बताया गया है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। तो यहाँ छोटे किसान ऋण लेते हैं, और ऋण के लिए मैंने बता दिया किससे ऋण लेते हैं, मझोले किसान, इनकी बचत ज़्यादा होती है। तो बचत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनकी पैदावार ज़्यादा होती है। पैदावार क्यों ज़्यादा हो रही है, तो क्योंकि इनके पास लैंड का दायरा ज़्यादा है। तो ये जो अधिशेष है, या आप ये कह सकते हैं कि जो इन्हें लाभ हो रहा है, इस लाभ से अपनी बचत बढ़ा रहे हैं और बचत से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अधिशेष कृषि की बात करें। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री ये कहाँ पर किया जा रहा है, जो छोटे किसान हैं उनका उत्पादन कम हो रहा है, तो बचत भी इनका कम है।
यहाँ पर मझोले किसान अतिरिक्त फसल की बिक्री करने के लिए ये बाजार में जाते हैं, पास के बाजार में जा कर के और बाजार की दरों पर ये बेच पाते हैं। बड़े किसान की भी ये स्थिति, इनके जो फसल अधिशेष हैं यहाँ पर भी ज़्यादा हो रहा है और इसलिए इनके पास स्थिर पूंजी ज़्यादा है और उस स्थिर पूंजी में यह निवेश कर पाते हैं। अर्थात अपने खेत में काम करने के लिए अगर दूसरा ट्रैक्टर खरीदना है तो वो खरीद पाते हैं और इसको हम कह रहे हैं कि यह स्थिर पूंजी है। तो स्थिर पूंजी में जब या एक यूनिट जो स्थिर पूंजी है उसे बढ़ाने के लिए जो आपने पैसा लगाया उसे निवेश कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बातें आपने समझ लिया। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात ये है, जो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं डेयरी है। डेयरी में जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर दही, दूध से दही बनाना, पनीर की बात कर सकते हैं या खोया की बात कर सकते हैं, ये सब बनाया जाता है और उसको बाजार में बेचा जा सकता है या बेचा जाता है। तो ये क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं। लघु विनिर्माण के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि तकनीकी और कौशल का प्रयोग करके अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, किसी वस्तु को बनाया जा रहा है या वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि लघु विनिर्माण यहाँ पर इकाइयाँ देखने को मिल रही हैं। तो लघु विनिर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। दुकानदार, यह भी क्या है, यह भी गैर कृषि कार्य है। जो परिवहन के साधन है वहाँ पर जीप है, ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, इसके अलावा बस है, ट्रक है इत्यादि जो कुछ भी है, तो इसमें जितने लोग भी लगे हुए हैं, मान लीजिए ड्राइवर के रूप में उन्होंने अपना डीएल बनवाया और ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ड्राइवर की बात कर लें तो ड्राइवर, इनको भी रोजगार मिला है और जो व्यक्ति परिवहन के साधनों को उपलब्ध करा रहा है उसको भी लाभ उससे मिल रहा है। तो ये पालमपुर से संबंधित जो बातें थीं, पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला लेसन है उसको देख लेते हैं। अगला लेसन अर्थात क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में जो लेसन 2 है वो क्या कहता है, उसमें कौन कौन सी बातें आपको समझना है। तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि संसाधन क्या है। और संसाधन अगर पहले आप लोगों को याद हो कि हमने संसाधन के बारे में समझ लिया था, तो सीधे सीधे से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज, आप संसाधन, ठीक है। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक या प्राकृतिक संसाधन है, लाइक भूमि। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पानी प्राकृतिक संसाधन है। और फिर मानव संसाधन, और मानव संसाधन के साथ साथ अगली बात होगी कि मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। 3 प्रकार के संसाधनों की बात हो गई। इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती रहेंगी। जैसे यह मार्कर है, मानव निर्मित संसाधन है। मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी एक संसाधन हूँ जो पूंजी में कन्वर्ट हो चुका हूँ ज्ञान और कौशल के माध्यम से। तो अब मैं भी क्या हूँ, मानव संसाधन, ठीक है। अब यहाँ पर मानव पूंजी के रूप में बदल चुका हूँ। अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आप बाकी सारी बातों को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, संसाधन के रूप में लोग, ठीक। तो कई बार यह देश में, मतलब भारत में ही बात नहीं है, भारत में और विश्व के अन्य देशों में यह समझा जाता है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या यह अर्थव्यवस्था पर दबाव का काम करती है। दबाव का काम क्यों करती है? इसलिए काम करती है क्योंकि यह संसाधन के रूप में है। अगर जनसंख्या है, संसाधन है, और संसाधन यदि कौशल युक्त नहीं है, अर्थात
उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि मानव पूंजी ये क्या नहीं है, मानव पूंजी नहीं है। और मानव पूंजी नहीं है तो ये उत्तरदायित्व तो होगा किसका, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में किस लिए, क्योंकि वह केवल कंजप्शन कर रहा है, उपभोग कर रहा है। शाम को सुबह में केवल आपको ब्रेड में पिज्जा ही चाहिए, तो फिर क्या है, आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, बेड टी चाहिए, सवेरे पिज्जा चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वो एसेट है, वो तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी किसकी, माँ बाप की, क्योंकि उसमें खर्च होता रह रहा है, उसके लिए लगातार हमेशा पिज्जा चाहिए, तो वो क्या है, निर्भर है। और निर्भर है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल कंजप्शन का काम कर रहा है, उपभोग का काम कर रहा है, उत्पादन का काम नहीं कर रहा है। बहरहाल इसको ऐसे समझिए, ऐसी स्थिति में अगर ये संसाधन है और संसाधन ये कौशल युक्त नहीं है, अर्थात पूंजी नहीं है, तो यह अर्थव्यवस्था पर दबाव के रूप में काम करता है। अब यहां पर इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी इसकी झलक देना जरूरी था, क्योंकि बातें यहां पर समझना भी तो है। अब यहां संसाधन के रूप में लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि जो जनसंख्या है, एक संदर्भ में यह अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या दायित्व के रूप में है, तो दूसरे संदर्भ में यही जनसंख्या अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति के रूप में काम कर रही है। कैसे, अब जो दायित्व है और परिसंपत्ति है, दोनों में फर्क समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है, ठीक है, तो जो उधार आपने लिया है वो आपका दायित्व है, आपको उसे लौटाना पड़ेगा, तो वो आपकी इंग्लिश में बात करें तो लायबिलिटी है, अर्थात दायित्व है। और अब इसको दूसरे संदर्भ में सोचिए कि आपने किसी व्यक्ति, आपके पास पैसा है, 10,000 रुपए हैं, और आप उस 10,000 रुपए को किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दे दिया है, उधार नहीं, ऋण के रूप में। तो जो आपने ऋण के रूप में दिया है उस पर कुछ प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलेगा। क्या हो गई, ये परिसंपत्ति हो गई, क्योंकि यहां से आपको लाभ मिल रहा है, किस रूप में, तो ब्याज के रूप में। क्लियर है। तो वही बात हमने ये कहा कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो एक संदर्भ में, यहां पर बात कर लें, वो अर्थव्यवस्था पर एक संदर्भ में दायित्व हैं, तो दूसरे संदर्भ में यह परिसंपत्ति भी है। दायित्व कब है, जब यह मानव पूंजी नहीं है, मानव पूंजी नहीं है, अर्थात ये कार्यशील आबादी नहीं है, बस खाना जानते हैं। अच्छा, दूसरे संदर्भ में जब यह मानव पूंजी है, मानव पूंजी है, तब उस वैसी स्थिति में हम इसको कह रहे हैं कि यह परिसंपत्ति है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का काम कर रहा है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कर रहा है तो इससे क्या होगा, ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आगे चल करके हम इसको पढ़ने वाले हैं, जीडीपी हमारी बढ़ेगी, या जीडीपी से पहले इसको संक्षेप में हम कह लें कि जो हमारा नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारा बढ़ेगा। और नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब यह है कि हमारा जो पीसीआई है, अर्थात पर कैपिटा इनकम, वो बढ़ेगा। और जब ये हमारा बढ़ेगा तो जो हमने बात किया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, इस पर
एक्सपेंडिचर भी या खर्च भी बढ़ेगा, जिससे मानव पूंजी का निर्माण बेहतर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों ने इस पेज पर ये बातें इससे संबंधित आपने समझ लिया। अब इस चीज को एक बार हम अपने उस वाले सेगमेंट में देख लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा लेसन है, दूसरे लेसन में इससे संबंधित क्या क्या बातें बताई गई हैं। हाँ, संसाधन के रूप में लोग, दूसरा अध्याय। अब इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा पढ़ करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कहा गया संसाधन के रूप में लोग, अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में है। अर्थात दायित्व नहीं है, कार्यशील आबादी है जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष इसके अंतर्गत है। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि यह कैसी है, तो यह कार्यशील है, अर्थात यह कार्य करती है। और उत्पादन में अर्थात प्रोडक्शन में योगदान करती है, अर्थात प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, जो मैंने आपको बताया पहले ही, यहीं पर पहले पेज पर बता दिया था। निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान से है। मतलब मेरे पास, अब सोचिए, मेरा कौशल विकास हो गया, मेरा कौशल विकास हो गया। आप खुद सोचिए, अपने अपने आप को उसको केंद्र में रख करके सोचिए। आपका कौशल विकास हो गया, आपको अच्छी शिक्षा मिली, स्वास्थ्य सेवाएं मिली, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही एजुकेशन मिला है, जो मार्केट में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मिला है, तकनीकी ज्ञान मिला है। अब आपको स्किल भी मिल गया कि हाँ, जो आपको ज्ञान मिला है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, आपको पता है कि अगर कोई हैवी मशीनरी है तो कैसे चलाना है, हाउ टू ऑपरेट। और जब ये आपको पता है तो उस फील्ड में आपको काम मिलेगा, और काम मिलेगा अर्थात आप उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, और उत्पादन में योगदान दे रहे हैं तो उसी को तो कहा जा रहा है कि मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें यहां पर बताया गया। परिचय के रूप में संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर बल देता है या योगदान को बढ़ाता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, मानव एक संसाधन है। अब ये बातें आपने समझ लिया। यहां पर बात कर लें, भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत, जो उसमें निवेश किया गया आदक, दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। हमारे देश में जो हरित क्रांति अपनाया गया, उस हरित क्रांति का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता था जो उसके तकनीकी पहलुओं से भी अवगत था या तकनीकी पहलुओं को जानता था। किस समय किस फसल का चुनाव किया जाए, किस फसल को बोया जाए, उसे कब कितनी मात्रा में पानी चाहिए, कितनी मात्रा में उसे उर्वरक चाहिए, या कीटनाशकों का प्रयोग कौन से करना है। तो इससे हमारे देश की जो कृषि है उस स्थिति में सुधार आया और खाद्यान्न आवश्यकताएं भी पूरी हुई। तो ये आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं यहां अपने इस पेज पर। ये आपने समझ लिया। अब बात ये आती है कि मानव जो है, यहां पर मानव संसाधन में निवेश, किस चीज का निवेश करेंगे, तो यहीं पर बता दिया गया है। पहले भी शिक्षा में, और फिर उसके बाद स्वास्थ्य की बात होगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक, और उसके बाद आपने प्रशिक्षण दे दिया कि भैया कैसे काम करना है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने से पहले वो व्यक्ति क्या है, मानव संसाधन है, लेकिन उसे शिक्षा भी मिला, और शिक्षा मिलने के बाद उसने प्रशिक्षण लिया डॉक्टर बनने का, और फिर वो डॉक्टर बन गया और वो सेवाएं दे रहा है, अर्थात उत्पादन भी तो कर रहा है। ठीक है, मानव संसाधन के रूप में लोग, ये आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति को मिल जाती हैं तो वह मानव संसाधन से मानव पूंजी में बदल जाता है। ये बात हो चुकी है कई बार, यहां पर पिक्चर के माध्यम से भी हमने समझ लिया। अच्छा,
अब यहां पर कहा जा रहा है कि मानव पूंजी, अगर मानव पूंजी है तो उससे क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलेंगे। जब मानव पूंजी है तो उसका सीधा सीधा सा लाभ ये है कि यह क्या करेगा, उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, यह प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इसी से, जैसा कि मैंने ये आपसे कहा कि यह ग्रोथ को बढ़ाएगा, यह ग्रोथ को बढ़ाएगा। और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम बढ़ेगा। और नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब ही यही है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो इसे कह दिया जाता है, जब जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, जितनी जनसंख्या है और जो देश की राष्ट्रीय आय है उससे हम जब डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाती है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव पूंजी से आय बढ़ता है। और जब आय बढ़ेगा तो अब सोचिए, जो पहले आपकी ये पीसीआई कम था, मतलब एक व्यक्ति की आय कम थी, एक महीने में एक व्यक्ति कितना कमाता था, मान लेते हैं 1,000 रुपए कमाता था। अब उसे स्किल मिल गया, वह मानव पूंजी बन गया और बाजार में जा करके बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार वो सेवाएं दे पा रहा है। अब जो उसकी इनकम है वो 2K हो गई, अर्थात 2,000 हो गई। तो 2,000 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी आय बढ़ी। और आय बढ़ी तो यहां पर जो वो सामाजिक रूप से असमानता और भेदभाव का शिकार था, क्योंकि उसकी इनकम नहीं थी। देखिए, सोसाइटी में चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी का मतलब पैसा छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में आपको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। चाहे आप बाकी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन पैसा अगर है तो समाज में आपको बेहतर स्थान मिलेगा, पैसा नहीं है तो समाज में बेहतर स्थान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब मानव पूंजी होगी तो मानव पूंजी, इससे आय का सृजन ज्यादा होगा, आय बढ़ेगा तो इससे सामाजिक आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। अब सामाजिक लाभ क्या होगा, तो जब हमने कहा कि सामाजिक लाभ, तो यहां पर असमानता में कमी आएगी, ठीक है। और सेवाएं, आप क्या कहेंगे, सेवाओं तक पहुंच, सेवाओं तक पहुंच का मतलब, जैसे यहां पर स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और कौशल, इस तक आपकी पहुंच बढ़ेगी। और जब ये बढ़ रही है तो एक बात बताइए, यह पुनः आर्थिक लाभ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक लाभ ये बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहां पर बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा, और ये होगा तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही अब यहां पर जब मानव पूंजी की बात की जा रही है तो मानव पूंजी, ये भौतिक जो पूंजी आपको बताया जा रहा है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दोनों में अंतर की बात की जा रही है। तो यहां पर जो मानव पूंजी है, इसको ऐसे समझिए कि आपसे अगर मैं ये कहूं कि यह एक मानव पूंजी है, मानव पूंजी ग्रेटर देन भौतिक पूंजी, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मानव पूंजी है वह भौतिक पूंजी से बड़ी है। कोई भी जो आपको मशीनरी दिखाई दे रही है उसको आप भौतिक पूंजी मान लीजिए। ये पूरा बोर्ड जो आपको डिजिटल दिखाई दे रहा है, अपने आप में क्या यह डिजिटल बोर्ड उत्पादन कर सकता है अपने आप में, बिना किसी इनपुट के, बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के, या बिना किसी कौशल युक्त व्यक्ति के हस्तक्षेप का ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये बेकार है। कार अगर बहुत अच्छी कार है, अगर कोई चलाने वाला न हो, जो ऑटोमेटिक कार है उनको छोड़ करके बात कर रहा हूं, आप कह देंगे कि ऑटोमेटिक कार तो है सर, वो तो हो ही सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
उसको भी तो ड्राइव करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, सारी चीजें उसमें जाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं उपभोग करने वाला व्यक्ति। बहरहाल हम ये कह रहे हैं जो भौतिक पूंजी है, जैसे यहां पर कार की ही बात कर लें। कार का हम उपयोग कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, सवारी ढोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी बातों को छोड़िए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, आपको पैसा देना होगा। कार अपने आप नहीं ले जा सकता, कार एक भौतिक पूंजी है। एक मशीन है, मान लीजिए बड़ी एक मशीन है, ये मशीन अपने आप में कार्य नहीं कर सकती, उसको चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए। ऑटोमेटिक भले हो फिर भी चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो भौतिक पूंजी है यह अपने आप में प्रयोग इसका नहीं होता या स्वतः यह उपयोगी नहीं है। तो इसका उपयोग करेगा कौन? मानव करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो मानव पूंजी है वह भौतिक पूंजी से बड़ी है, क्योंकि जो भौतिक पूंजी है उसका स्वतः उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए मानव पूंजी उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में भौतिक पूंजी का उपयोग करती है। ठीक है, यह थोड़ा हौच पौच हो गया होगा, अब इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। मशीन है, स्वतः काम नहीं कर सकता। मानव पूंजी है, वो काम करेगा। मशीन को चलाने वाला कौन है? मानव है। तो यहां पर उससे बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा मानव पूंजी हुआ, क्योंकि यह भौतिक पूंजी से उत्पादन बढ़ाने या करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहीं पर कुछ और बातें। सकल और विलास की कहानी। अब सकल और विलास के माध्यम से जो हम मानव संसाधन से मानव पूंजी बनने की कहानी है उसको समझ लेते हैं। सकल, संक्षेप में आपको कहानी बता देता हूं। दो लोग हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक सकल है और एक विलास है। अब नाम से ही देखिए, सकल नामक जो बच्चा है उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो पढ़े, और उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाना शुरू किया, स्कूल भेजना शुरू किया। जब वो स्कूल गया, पढ़ाई की, मैट्रिक पास किया। हालांकि उसके जो चाचा थे वो पढ़े लिखे नहीं, 10वीं पास किया उन्होंने, लेकिन उन्हें बाजार में काम नहीं मिला, वो घर बैठे थे। जो सकल के माता पिता हैं उन्होंने उसको पढ़ाया, बाजार की जरूरतों के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी, अर्थात सकल को शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अब इस दिशा में काम करो, तो सही दिशा में उन्होंने काम किया। उसे कंप्यूटर का ज्ञान दिया, अर्थात कंप्यूटर की पढ़ाई कराई। कंप्यूटर की पढ़ाई करने के बाद सकल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया या जो भी काम किया, फिर वो सॉफ्टवेयर बनाने लगा। एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद उसे अब जो काम करके उसने अपने मालिक को दिया था उससे उसे इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है, जो सकल है वह शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में निवेश किया उसके माँ बाप ने, तो ये जो सकल है यह मानव पूंजी बन पाया। और मानव पूंजी के रूप में सकल ने न केवल अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, बल्कि अपने माँ बाप की स्थिति में भी परिवर्तन किया। ठीक है, अब विलास की कहानी की बात कर लें। विलास का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। विलास के माँ बाप मछुआरे थे, वो मछली पकड़ते थे, ये भी उनका हाथ बटाता था। एक समय ऐसा आया कि जब ये 2 महीने का था विलास, तो इसके पिताजी एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। माँ पर आने के साथ साथ माँ भी वही काम कर रही थी, मछली पकड़ने का काम कर रही थी, मछली और बाजार में बेचना इत्यादि इत्यादि वो काम कर रही थी। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि जो विलास है उसको गठिया हो गया। गठिया हो गया इसका मतलब वो बहुत फ्लुएंटली चल फिर नहीं सकता। अब चल फिर नहीं सकता अर्थात माँ ने उसका इलाज भी कराया, इलाज पर खर्च लगा, सारी जिम्मेदारी माँ पर है। यहीं पर एक चीज समझ में आती है कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा है ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो विलास की माँ है वो पढ़ना भी नहीं चाहता था और वो लोग पढ़ा भी नहीं पाए, और पढ़ा नहीं पाए तो इसलिए
उसका एक तो स्वास्थ्य नहीं सुनिश्चित हो पाया और दूसरा उसका कौशल विकास भी नहीं हो पाया। अंत में जब उसकी माँ बीमार पड़ती हैं विलास की, तो वह वही कार्य करता है जो उसकी माँ करती थी। अर्थात जो गरीबी पहले थी वो गरीबी अर्थात पिछली पीढ़ी की गरीबी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गई, तो गरीबी का स्थानांतरण हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ इसने क्या किया, सकल ने व्यवसायिक कोर्स किया, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। यहाँ पर जो विलास है, संसाधनों का अभाव था, इनके पास पैसा नहीं था, यह परंपरागत कार्य करने लगा। इसके पास जो स्वास्थ्य और शिक्षा है इसका अभाव था, और जो सकल है इसके पास स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव नहीं था। इसके माता पिता ने उस पर ध्यान दिया और वह एक मानव पूंजी के रूप में तब्दील हो पाया। ठीक है, इन बातों को समझने के साथ साथ ये कहा जा रहा है यहां पर शिक्षा पर व्यय। अब हमें आंकड़े तो चाहिए, हम कैसे बताएंगे, कहीं अगर हमें साबित करना हो। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, एक बार इसको बता लेता हूं, फिर मैं जो बात बताने वाला हूं उसको मैं बताऊंगा। यहां पर इसको लिख देता हूं ताकि याद रहे। समावेशी विकास। देखिए, भारत सरकार ने नियोजन की शुरुआत की। भारत में नियोजन क्या है ये अभी नहीं बताऊंगा, इसे बाद में चल करके जब हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 11th क्लास की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो उसमें हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल नियोजन की शुरुआत की गई और नियोजन की शुरुआत के तहत योजना आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना की गई और इसी में 5 ईयर प्लान भी शुरू किया गया। और जो 5 ईयर प्लान है इसमें अलग अलग सेक्टर, जैसे मान लीजिए कि कृषि, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, या सेवा क्षेत्र, अलग अलग ऐसे मान लीजिए इस पर ध्यान दिया गया। अब इसी में योजना आयोग है, इसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और जब पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो उसमें यह कहा गया कि हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग सेक्टर पर खर्च करेंगे और उसकी ग्रोथ सुनिश्चित करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, थोड़ी देर के लिए समझो, ये कहा गया कि भैया हम शिक्षा पर इतना पैसा खर्च करेंगे। करेगा कौन? सरकार करेगी। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, और कल्याणकारी राज्य में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये किससे पता चलता है? तो यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी एनसीईआरटी में ही एक पेज आपको दिखाई देगा, यहां पर देखिए, ये भारतीय संविधान या भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका है। ये क्या कहता है, कैसे पता चलता है? ये सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, तो कोरिलेट करती हैं इसीलिए इसको बता रहा हूं। देखिए, कहा गया है इसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब यहीं पर बात आती है, समाजवादी, जो अपने काम की चीजें हैं वो निकालिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यहां पर देखिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की बात कर रहा है, सभी नागरिकों, समस्त नागरिकों के। अब यहां पर कहा गया है कि 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करना। कैसा न्याय? तो यहां पर कहा गया है कि न्याय कौन कौन से होंगे, तो ये न्याय हैं यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हमें सामाजिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक न्याय हमारा सुनिश्चित हो, और ये तब होगा जब संसाधनों का समान वितरण होगा। अब ये कैसे होगा वो बाद में हम पढ़ेंगे, भूमि सुधार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर न्याय की बात कही गई है और उसके लिए 3 बातें कही गई हैं कि कैसा न्याय होगा, तो 3 प्रकार के न्याय होगा। अब बाकी सारी चीजें अभी इसको छोड़ देते हैं, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, अभी इसे कोरिलेट करके हम नहीं बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो समाजवादी बात कही गई है, तो समाजवादी में जब आप अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात करेंगे,
अर्थव्यवस्था के स्वरूप और अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की बात करेंगे, आर्थिक प्रणालियों की बात करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी उसको मैं छेड़ इसलिए नहीं रहा हूँ कि हौच-पौच हो जाएगा, बहुत सारी बातें एक साथ कोरिलेट हो जाएंगी, तो फिर वो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया समाजवादी और लोकतंत्र, जो लोकतांत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देखने को मिलती है। संकल्पना अर्थात लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कौन करेगा? तो सरकार करेगी, इसीलिए हमने यहां पर बात की। ठीक है, ठीक है, यहां पर चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि समावेशी विकास, मैंने लिख दिया था और ये बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय नियोजन के तहत हमने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना को शुरू किया, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने ये कहा कि अलग अलग सेक्टर पर हम खर्च करेंगे और खर्च करके उस दिशा में हम ग्रोथ सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ खर्च किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया कि 2020-21 में ये देखने को मिला कि जो ये खर्च है, मतलब शिक्षा पर व्यय जो बढ़ाया गया, वो इतना बढ़ गया। पहले इतना था और 2021-22 में ये इतना बढ़ करके हो गया। फिर लगातार ये देख रहे हैं कि इतना ही वृद्धि हो रही है, ऐसे ऐसे ये बढ़ती जा रही है। पहले हमने ये देखा था और उसके बाद ये देखा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। जो 1951-52 में था, ये इतना था, और 2019-20 में ये था, और बाकी हमने देखा कि ये हमने इतना बढ़ा करके किया कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, और शिक्षा पर खर्च करने का मतलब ये है कि मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि जो सेवाएं हैं, जो मूलभूत सेवाएं हैं, उस तक पहुंच लोगों की सुनिश्चित हो पा रही है। और जब पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो समावेशी विकास है, इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है या सुनिश्चित किया जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है। तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि समावेशी विकास की दिशा में किए गए कार्यों को स्पष्ट करिए, या समावेशी विकास बताइए, या समावेशी विकास के लिए सरकार के प्रयासों को बताइए, या यह भी हो सकता है कि समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ है, तथ्यों के साथ प्रमाणित करिए या अपने पक्ष में तर्क दीजिए, तो यही आप बताएंगे कि कैसे उस समय कितना खर्च किया जा रहा था और आज कितना खर्च किया जा रहा है। उसकी वजह से जो जीडीपी है या फिर जो स्वास्थ्य में सुधार है लोगों के, वो सुनिश्चित हुआ है। तो ये भी तो समावेशी विकास के तरफ ही कदम बढ़ा रहा है या बता रहा है। तो आप यहां से इन बातों को कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। साक्षरता के लिए क्या कुछ किया गया? तो साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा की बात कर ली, तो उसी में हम कह रहे हैं साक्षरता के लिए 1951 में 18% था, 2018 में यह बढ़कर के 85% हो गया। नागरिकों के अधिकार, ये जो साक्षरता बढ़ाने की बात कही गई है, ये क्यों जरूरी है? तो दो तरह की बातें होती हैं। एक तो आपका संविधान में अधिकार भी दिया गया है, फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, और संविधान में आपके कर्तव्य भी बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या सुनिश्चित करता है? तो नागरिकों के अधिकार, कैसे अधिकारों को तो बताता ही है कि वो कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे अगर वो शिक्षित रहेंगे, साक्षर रहेंगे, तो अपने कर्तव्य पालन की तरफ अग्रसर होंगे और अपने अधिकारों की प्राप्ति कर पाएंगे। दोनों को आप एक कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए 1951 में 18% जो साक्षरता थी, अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 85%। यहाँ पर देखिए, जो भारत में विद्यालयों महाविद्यालयों की बात की जा रही है, विद्यार्थियों की संख्या की बात की जा रही है और शिक्षकों की संख्या की बात की जा रही है, तो वर्ष 1950 से 51 के मध्य जो भारत में महाविद्यालयों की संख्या थी वो 750 थी। जो विश्वविद्यालयों की संख्या बात की जा रही है वो 30 थी, और विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी। जो शिक्षक और यूनिवर्सिटी कॉलेज थे वो इतने थे, और
उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया है। लगातार बढ़ने का मतलब ये है जो NCERT उसमें जो दिया गया है आंकड़ा, उसके अनुसार 2016-17 तक ही अपडेट है, और इस अपडेट के अनुसार महाविद्यालयों की संख्या जो पहले 750 थी, अब ये बढ़कर के 42,338 हो गई है। जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़कर के जो पहले 30 थी, यह 795 हो गई है। विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है और लगातार बढ़ ही रही है। ठीक है, जो शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज की बात की जा रही है वो इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये 2016-17 का आंकड़ा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आंकड़े ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूजलेस है। जब आप समावेशी विकास की बात करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, तो उस समावेशी विकास में ये आंकड़े आपके काम आएंगे, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इन बातों को समझने के साथ साथ अब कुछ और बातें कर लेते हैं। शिक्षा अभियान की बात करें तो शिक्षा अभियान इसके लिए चलाया गया, और शिक्षा अभियान कौन सा चलाया गया? सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, संतु पाठ्यक्रम भी चलाया गया है, स्कूल लौटो शिविर भी चलाया गया है कि जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को स्कूल से दोबारा जोड़ा जाए। जो ड्रॉप आउट रेट है, अर्थात बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लिए लेकिन वो स्कूल जाना छोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को स्कूल में कैसे लाया जाए, उसके लिए कहा गया स्कूल लौटो शिविर ये शुरू किया गया। और एक बात और भी सरकार ने महसूस किया कि भैया देश में जो शिक्षा है या प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अन्य क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों की भी बात कर लीजिए या सेमी अर्बन एरियाज की बात कर लीजिए, वहां पर यह देखा गया कि बच्चे आते तो हैं लेकिन उनकी खाद्यान्न आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माता-पिता उन्हें बेगार में या मजदूरी करने के लिए लगा देते हैं। बेगार तो नहीं, लेकिन मजदूरी करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वह अपने बच्चों का भरपूर पेट पालन कर सके या उनकी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अभी शिक्षा देने से ज़्यादा ज़रूरी है इसका जीवित रहना, और जीवित तब रहेगा जब ये खाएगा, और खाने के लिए मैं अकेले सक्षम नहीं हूं कि मजदूरी करके खिला पाऊं, क्योंकि मजदूरी कम है। मजदूरी कम क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो फिर हम क्यों ना इन बच्चों को अपने साथ रोजगार में ही लगा दें, अर्थात रोजगार का मतलब अब बाल मजदूरी हो जाएगी। जब बाल मजदूरी होगी तो आप सोचिए उसकी शिक्षा नहीं हो पाएगी, जब शिक्षा नहीं हो पाएगी तो फिर गरीबी का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। वो कैसे होगा? बीच की श्रृंखला को मैंने अभी हटा दिया है, अभी उसको बताता हूं। अब यहां पर देखिए, ये कहा गया कि जब बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो पता चला, सर्वे किया गया तो ये कहा गया कि भोजन के लिए यह जाते हैं दोपहर में और फिर लौट करके वापस नहीं आते। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पर खाना नहीं है उनके पास, तो एक काम करते हैं, स्कूल में ही इनके लिए हम भोजन उपलब्ध करा देते हैं। तो इसीलिए कहा गया मध्याह्न भोजन योजना, इसको मिड डे मील भी कहा गया। ठीक है, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा ये कहा गया कि ये तो बातें चली आ रही थी, ये काम तो हमने खाद्यान्न के क्षेत्र में कर दिया, ठीक बात है, लेकिन वहां पर स्कूलों में इनके लिए सीटें भी होनी चाहिए। अब सीटों के साथ साथ ये भी कह दिया गया कि मान लीजिए फिर भी कोई माँ बाप चाहता है कि नहीं हम बच्चे से मजदूरी कराएंगे, तो उसके लिए एक और काम सरकार ने किया, और वो काम ये था कि वही कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा का अधिकार, यहां पर अधिकार की बात की जा रही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में पारित किया गया, जिसे 2011 में लागू कर दिया गया, और ये कहा गया कि हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसी से संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप में हमने ये कहा कि आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाकलाप कहते किसको हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यहां पर आर्थिक क्रियाकलाप,
या गतिविधि भी आप लिख सकते हैं। तो वह सभी गतिविधि या गतिविधियां जिसमें मुद्रा शामिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि है। जैसे आपके घर में किसी की शादी है, उस शादी के लिए व्यवस्था करना है, तो सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा। अर्थात शादी के लिए जो कुछ भी आपको खरीदना है, लाना है, ले जाना है, उससे उसमें क्या होगा? पैसे का लेन देन होगा। और यदि पैसे का लेन देन हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि मैंने ये बताया कि वह सभी गतिविधियां जिसमें मुद्रा शामिल हो। आप कुछ खरीद रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ले रहे हैं, मुद्रा शामिल है, तो वो क्या होगी? आर्थिक गतिविधि होगी। तो अब इसी मानदंड के आधार पर आप महिला और पुरुष के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसको डिफाइन करेंगे। और डिफाइन कैसे करेंगे, अब इसको समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में 3 तरह की गतिविधियां देखी जाती हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक, एक को कहते हैं द्वितीयक और एक को कहते हैं तृतीयक। इस तरह के तीनों जो होते हैं, जैसे प्राथमिक कृषि क्षेत्र की बात कर लीजिए, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, तृतीय क्षेत्र में सेवा की बात कर लीजिए। ठीक है। और इसी के 2 डिवीजन और किए जाते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है। फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। समझने के लिए आगे हम बात करेंगे। आगे जैसे एनसीईआरटी की क्लासेस बढ़ेंगी वैसे हम इसको समझते रहेंगे। तो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं? तो तीनों ही क्षेत्रों में इनके क्रियाकलाप देखे जाते हैं। अब तीनों मिल करके जब उन सभी गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं जिसमें मुद्रा शामिल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों मिल करके राष्ट्रीय आय अर्थात जिसे आप नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें योगदान कर रहे हैं। योगदान कैसे कर रहे हैं? मूल्यवर्धन का काम कर रहे हैं। मूल्यवर्धन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए एक ये कपास है, आपने कपास लिया, इससे धागा बनाया गया, धागे से यहां पर कपड़ा बना और कपड़ा बना करके यहां पर फाइनली शर्ट बना और बाजार में बेच दिया गया। तो जो ये कपास है, कपास क्या है? प्राथमिक उत्पाद है। यहां पर ये और ये दोनों क्या हैं? यह द्वितीयक उत्पाद हैं। ठीक। औद्योगिक गतिविधि है। और जब एक व्यक्ति इस कपड़े को खरीदा और उसका शर्ट बना करके और बाजार में बेच दिया, तो यहां पर जो कपास का मूल्य था इसको हम कह रहे हैं कि 10 रुपए था। ये कितना था? 10 रुपए। या थोड़े समय के लिए 10 रुपए कम हो जाएगा, है ना, इसकी बेइज्जती नहीं करते हैं, 20 रुपए मान लेते हैं। जिस व्यक्ति से, किसान से यह कपास खरीदा गया, कपास खरीद करके और उसके बाद हमने धागा बनाया, और धागा बनाया तो इसकी कीमत बढ़कर के कितनी हो गई? ये जो टोटल कीमत हो गई वह 40 रुपए हो गई। ठीक। तो इसमें इस 20 रुपए में इस व्यक्ति ने जो भी XYZ कोई भी मान लीजिए कितने का वैल्यू एडिशन किया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप हमें देखने को मिल रहा है वह 20 रुपए देखने को मिल रहा है। अर्थात इस कपास में 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया गया, अर्थात इसका मूल्य वर्धित किया गया, मूल्य बढ़ाया गया। यही बात यहां पर भी लागू होती है। यहां से जब यहां पर जाएंगे तो मान लेते हैं यहां पर यह 60 का हो गया और यहां पर गया तो यह थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 80 मान लेते हैं, इतना ही मान करके चलते हैं। तो अब क्या हुआ? ये मूल्यवर्धन हुआ, और मूल्यवर्धन हुआ तो जब आप इकोनॉमी आगे चल करके पढ़ेंगे, जब हम 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसी में आपको बताया जाएगा नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग।
और नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताया जाएगा कि जब उसी में आप पढ़ेंगे कि इसी में जीडीपी, तो यहीं पर बताया जाएगा कि जो वहाँ पर अंतिम वस्तु उत्पादित की गई है उसका मूल्य हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाएगा तो यही देखा जाएगा कि कितने का वैल्यू एडिशन किया गया। तो यहाँ पर इसमें अगर आप देख रहे हैं तो 60 रुपये का कुल अब तक वैल्यू एडिशन किया गया है। राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धित ये दोनों मिलकर करके कर रहे हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष। लेकिन क्या वाकई में स्त्रियों के जो कार्य होते हैं उनको हम शामिल करते हैं? बिल्कुल नहीं शामिल करते हैं। जो उनके घरेलू कार्य होते हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्या कैसे है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं? तो दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक जो बाजार की आर्थिक क्रियाएं हैं, बाजार क्रियाएं जिनको कहा जाता है, और दूसरी बात यहां पर बाजार क्रियाओं में क्या होता है, अगर आपने काम किया उसके बदले भुगतान किया गया, ठीक है। तो लाभ के उद्देश्य से किए गए कार्यों को हम क्या कह रहे हैं कि यह बाजार क्रियाएं हैं। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, या तो आप वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या फिर सेवा दे रहे हैं। अर्थात आपने कोई गुड्स बनाया, आप बाजार में गए, आपने सेवा दिया, अर्थात फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में जो सेवा आप दे रहे हैं, किसी मशीन को चला करके ये बना रहे हैं, तो आपने सेवा दिया, और सेवा दिया तो उससे क्या बना, यह वस्तु बनी। तो यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। जो कुछ भी आप यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं करेंगे उसके लिए भुगतान होगा, और उस भुगतान में आप देखेंगे कि लाभ के उद्देश्य के लिए किए गए कार्य हैं। जब मैं कहीं पर जा रहा हूँ, रोजगार मांग रहा हूँ, तो क्यों, मुझे लाभ होगा। किस रूप में, वेतन के रूप में। और जो हमारा एम्प्लॉयर है, अर्थात जिसने मुझे रोजगार दिया है, आसान भाषा में समझिए, जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक, उसने मुझे काम दिया है, तो उसे क्या मिला, वस्तु मिला। हमने सेवा दिया, वस्तु मिला, तो इससे क्या हो रहा है, वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, और यही तो पारिश्रमिक हम कह रहे हैं कि यही तो पारिश्रमिक के रूप में हमें मिल रहा है। यहाँ पर गैर बाजार की क्रियाएं, जैसे उत्पादन हुआ स्व उपभोग के लिए, आपने स्व उपभोग के लिए किसी वस्तु का उत्पादन किया, जैसे सब्जियां, मान लीजिए वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, तो आपने इसका उत्पादन किया और आपने खुद ही खा लिया, तो इसको क्या करेंगे, इसे आर्थिक क्रिया मानेंगे, क्योंकि उसमें मुद्रा तो शामिल है नहीं, आपने खुद ही उपजाया और खा लिया। अब यहीं से आपके जीडीपी की जो परिभाषा है, और परिभाषा में ये बताया जाता है कि कौन से आय या कौन सी क्रियाएं या कहां पर जो लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सी गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यहीं से आधार तैयार हो रहा है। तो आप यहां पर देखिए कि ये कहा जा रहा है कि गैर बाजार क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जिसमें उत्पादन किसके लिए किया जाता है, स्व उपभोग के लिए किया जाता है, और यहाँ पर पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ मुद्रा शामिल नहीं है, क्योंकि जो आपने उत्पादन किया है खुद ही खा रहे हैं, कहीं बेच नहीं रहे हैं, तो इसमें मुद्रा शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। तो पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने की वजह से यह उत्पादन के 4 कारक उसमें ये कहीं फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो इसमें कौन कौन सी, जैसे प्राथमिक उत्पाद प्रसंस्करण कह सकते हैं, प्राथमिक उत्पाद कह सकते हैं, प्रसंस्करण कह सकते हैं, और अचल संपत्ति कह सकते हैं, ये क्या है, गैर बाजार की क्रियाएं हैं। ठीक है, यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और बातें इसी से संबंधित, महिला और पुरुष के कार्य, महिला और पुरुष के कार्य क्या यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो महिला और पुरुष के दो तरह के कार्य हैं, दोनों के अलग अलग कार्य हैं। जो पुरुष है वो कहां पर कार्य कर रहा है, भैया पुरुष घर के बाहर, मैं कमा करके लाऊंगा, तुम महिला हो, घर में रहो, तुम काम क्यों करोगी, हमारे रहते तुम काम करोगी जा करके बाहर, है ना। तुम घर में रहो, बच्चों को संभालो, काम नहीं करना है, लेकिन बच्चों के लिए और बाकी जो घरेलू काम है वो करना है, बाहर काम नहीं करना है। ठीक है, स्वाभिमान के खिलाफ है। बहरहाल जो पुरुष है वो घर के बाहर कार्य कर रहा है, और घर के बाहर कार्य कर रहा है, इससे उसको आय मिल रही है या आय का सृजन कर रहा है, या आप इसको जब इकोनॉमी में आगे चल करके पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि यह
सृजन कर रहा है किसका? आय का। ठीक है, तो इसलिए जब इसकी आय है तो आय है तो इसकी हम गणना कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके अकाउंट में पेमेंट होगा तो उसे ऑडिट आसानी से किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो सरकार के पास आंकड़े आएंगे, और जब सरकार के पास आंकड़े आएंगे तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाएगा, अर्थात जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक महिला है, ये घर में काम करती है, घर के अंदर काम करती है, इसके कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब यहां पर देखिए एक कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो लोग थे, यहां पर एक्स और वाई। ठीक है, यह भाई साहब एम है और ये एफ है। समझ गए ना? समझ तो गए ही होंगे, फिलहाल आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, बहुत अच्छी बनती थी दोनों में, है ना। एक दिन ये भाई साहब ऑफिस के लिए लेट हो गए क्योंकि इनका कपड़ा प्रेस नहीं था। प्रेस करने का काम कौन कर रहा है? एफ कर रही है। तो इन्होंने कहा, ये ऐसे ऑफिस से इनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था तो इन्होंने कहा कि तुम दिन भर घर में ही तो रहती हो, मेरा कपड़ा प्रेस नहीं कर सकती थी? इन्होंने कहा कि समय नहीं मिला। इन्होंने कहा कि कर क्या रही थी? फिर इन्होंने कहा कि घर के काम कर रही थी। कहा घर के काम होता ही क्या है? खाना बनाना है, बच्चों को बस स्कूल तैयार करके भेज देना है, बस बात खत्म। भाई साहब एक्स ने ऐसा कह दिया। अब इनका देखेंगे, इनका टेम्परामेंट अलग लेवल का है। इन्होंने कहा कि अच्छा मैं कुछ नहीं करती हूं। इन्होंने बैग उठाया और मायके चली गई, मां के पास। ठीक है, मां अपने आप में ही पर्याप्त है। मां के पास चली गई। अब ये भाई साहब ये भी ताव में थे, इन्होंने कह दिया हाँ चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकता? इन्होंने बोल दिया। अब ये भाई साहब 1 हफ्ते बीता, 2 हफ्ते बीता, जैसे ही 20 दिन हो गए, 20 डेज, इनको याद आया कि यार ब्रेड खा करके कब तक काम चलाऊंगा। फिर इन्होंने कहा कि एक ऐसा करता हूं, इनका भी ईगो अलग लेवल का है, एक्स भाई साहब का मेल तो है ही तो ईगो होगा ही, और इनका ईगो तो है ही। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक तुम लेने नहीं आओगे तब तक मैं आऊंगी नहीं। बस वहीं पर मामला खराब हो गया। इन्होंने कहा कि एक जो दाई होती हैं खाना वाना बनाने के लिए, एक कुक रख लेते हैं। इस कुक ने कहा कि भैया जो खाना बनाने का होगा वो 10,000 रुपये महीना सब कुछ कार्य के लिए, खाना बनाने, बर्तन धोने, सफाई करने के लिए, सब कुछ के लिए मैं लूंगी। इनको लगा कि 10,000 और 10,000 यानी कि इनकी सैलरी ही 20,000 है, 10,000 इसमें देना पड़ेगा। तब इनको समझ में आया कि अब चलो भैया, इनको जो मैजिक 3 वर्ड बोलते हैं वो 3 वर्ड बोल करके इनको वापस लाते हैं। कब तक बाजार से खा करके काम चलाएंगे, और ये तो महंगा पड़ रहा है। तब इनको याद आया कि नहीं, ये जो काम कर रही थी दरअसल उनका मौद्रिक मूल्य है, वो अलग बात है। ये मौद्रिक मूल्य जो है इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं उनके कार्यों को, घर के अंदर के कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यह होती है शिक्षा और कौशल की। तो शिक्षा और कौशल, यहां पर शिक्षा और कौशल में 2-3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो शिक्षा और कौशल की बात कर लेते हैं। जब शिक्षा और कौशल की बात कर रहे हैं तो बाजार सहभागिता का ये क्या है? निर्धारक है। मतलब आपके पास शिक्षा है और कौशल भी है तो आप बाजार में जा करके बाजार के अनुकूल, अपने स्किल के अनुकूल जो प्रचलित
कीमत है या मजदूरी है उस पर आप मांग कर सकते हैं कि मुझे रोजगार चाहिए, अर्थात बाजार में आप सहभागिता निभा रहे हैं या बाजार सहभागिता का यह निर्धारक है, क्योंकि आपके पास शिक्षा भी है और कौशल भी है, इसलिए आपको रोजगार मिल पाएगा। दूसरी बात, ये बाजार में आय का निर्धारक है। क्यों आय का निर्धारक है? क्योंकि इससे आपके आय का सृजन हो रहा है, आय का सृजन हो रहा है। क्लियर है? तीसरी बात, समान पारिश्रमिक का निर्धारण। अगर मान लीजिए यहां पर ए नामक व्यक्ति है और यहां पर बी नामक व्यक्ति है, इन दोनों की बात कर लिया जाए कि दोनों की जो स्किल है बराबर है, तो ये ए भले ही एफ क्यों ना हो और ये बी एम क्यों ना हो, यहां पर एफ और एम का मतलब आप समझ गए, पहले अभी बताया। तो यहां पर ये जो है ये कहेगी ना कि इसके बराबर जब स्किल है तो मुझे इसके समान क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो समान मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो समान पारिश्रमिक का भी निर्धारक है, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का भी निर्धारक है। जब आय बढ़ेगी तो सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, बचत करेंगे और उससे जो सामाजिक स्थिति है उसमें आपके सुधार होगा और रोजगार आपको तो मिल ही रहा है। तो कहने का मतलब यह है जो शिक्षा और कौशल है यह इन सभी बातों का निर्धारक है और इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यहां तक बातें आप लोगों की समझ में आ गई। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित और बातों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।